किस आदमी को अच्छा लगेगा कि उसको पीटा जाए? किस आदमी को अच्छा लगेगा कि उसके साथ छुआ-छूत का व्यवहार किया जाए? किस आदमी को अच्छा लगेगा कि उसको इक्वल अपॉर्च्युनिटी ना मिले? अगर मुसलमान आवाज़ उठाएगा तो आप कहेंगे आतंकवादी हैं। अगर दलित और आदिवासी आवाज़ उठाएगा तो आप कहेंगे नक्सली हैं। अगर पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला आवाज़ उठाएगा तो आप कहेंगे अर्बन नक्सल है। पूरे ह्यूमन ब्रेन को जो है एक सांचे में ढाल देने की कोशिश है जो पॉसिबल नहीं है। हमको गटर साफ करने वाला चाहिए, हमको नाली साफ करने वाला चाहिए, हमको जूठे बर्तन धोने वाला चाहिए, हमको हजाम चाहिए, हमको नाई चाहिए। ये सब सस्ते में चाहिए। क्यों? अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो ये सब ये काम छोड़ देंगे। साथियों नमस्कार। हम प्रोफेसर रतन लाल के घर पे हैं। जैसा कि हमने बताया, प्रोफेसर रतन लाल की आज शाम को रिहाई हो गई। कल देर रात उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद शाम को 30 हजारी कोर्ट में रतन लाल सर को बेल मिल गई है और वो घर पे हैं। इसी कड़ी में नवीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पे उनकी क्या राय है बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर पिछले 8-9 सालों से एक दौर चल रहा है देश में। जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जब अपने हकों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम करती है। इसी प्रकरण में प्रोफेसर रतन लाल की भी गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि ये लगातार समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। आज उनकी रिहाई हुई है, एक छोटी सी खुशी है। सर क्या समझते हैं? नहीं, ये कोई 8-9 साल का प्रोसेस नहीं है। ये सोशल जस्टिस जो है ये तो हज़ारों साल से जब से मानव सभ्यता है, जस्टिस न्याय की चाहना जो है वो ऐसा नहीं है कि वो केवल दलित इशू है या कोई ओबीसी इशू है या कोई आदिवासी इशू है। ये तो ह्यूमैनिटी का इशू है। मानवता के मूल्य बचाए जाने चाहिए। किस आदमी को अच्छा लगेगा कि उसको पीटा जाए? किस आदमी को अच्छा लगेगा कि उसके साथ छुआ-छूत का व्यवहार किया जाए? किस आदमी को अच्छा लगेगा कि उसको इक्वल अपॉर्च्युनिटी ना मिले? तो ये तो सभ्यता की सतत प्रक्रिया है। जब तक ये धरती है, जब तक मानव है, तब तक मानवता की लड़ाई जारी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई प्रोफेसर रतन लाल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कि हम जो बोलते हैं, हम जैसे सोचते हैं और हम जो बनना चाहते हैं, हमको उसकी छूट मिलती है कि नहीं। ये लड़ाई प्रोफेसर रतन लाल की इसलिए भी नहीं है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बोलने वालों को दबाया जा रहा है, वो चाहे, और जिस तरीके से छात्रों को दबाया जा रहा है, आप चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखिए, आप चाहे किसान आंदोलन देखिए, चाहे लखनऊ का घंटा घर देख लीजिए, चाहे गया का आंदोलन देख लीजिए, तमाम आंदोलनों में जिस तरीके से शिरकत हुई है। और ये कौन लोग हैं? अगर मुसलमान आवाज़ उठाएगा तो आप कहेंगे आतंकवादी हैं। अगर दलित और आदिवासी आवाज़ उठाएगा तो आप कहेंगे नक्सली हैं। अगर पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला आवाज़ उठाएगा तो आप कहेंगे अर्बन नक्सल है। दरअसल हुकूमत को बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। अगर आपने पैटर्न देखा हो तो आप सोचिए कि जिस तरीके से इस देश में खोमचे वाला अपना खोमचा लगा सकता है, इस देश में सिनेमा हॉल खुल सकता है, इस देश में बाजार खुल सकता है, इस देश में हाट चल सकते हैं, लेकिन इस देश में यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी कोरोना के नाम पर। इस देश में स्कूल नहीं चलेंगे, इस देश में कॉलेज नहीं चलेंगे। इस देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि आपको प्रोटेस्ट से रोका जाना है। तो हर ऐसा आदमी जो ज़रूरी सवालों पर बोल रहा है और जो बता रहा है कि हुकूमत की नीतियां कहाँ गलत हैं, ऐसे किसी भी तरीके के लोग, ऐसा नहीं, ऐसा कोई केवल प्रोफेसर नहीं चाहिए, ऐसा विद्यार्थी भी नहीं चाहिए, ऐसा बिजनेसमैन भी नहीं चाहिए, ऐसा कारोबारी भी नहीं चाहिए, ऐसा वकील भी नहीं चाहिए, ऐसे किसी भी तरीके, तो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए हुकूमत को। तो ये रतन लाल की रिहाई और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, ये इन सब लोगों की साझी जीत है और उस लड़ाई को इससे ताकत मिली है। सर पिछले एक दौर है जब न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को दरकिनार करके हमारे देश में आज बुलडोजर की राजनीति भी की जा रही है। ऐसा दौर आ गया है जब न्याय का फैसला अदालत और कोर्ट ना देकर बुलडोजर कर रही हैं। सीधे तौर पे ही लोगों को, जो भी लोग जो अपनी हक और आवाज़ को नहीं रख पाते हैं, जो कमज़ोर वर्ग तबके के लोग हैं, हमने दिल्ली में भी प्रकरण देखा जिस तरीके से बुलडोजर चलाई गई, यूपी में भी बुलडोजर का मामला देखा और एमपी में भी हम देख रहे हैं। तो ये इस बुलडोजर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? एक मेजोरिटेरियन समाज बनाने की कोशिश हो रही है। वही आवाज़ें सुनी जाएंगी जो बहुसंख्य आबादी को और बहुसंख्य हिंदू आबादी को पसंद हो, वही लोग बोलेंगे। दरअसल आप
को एक ऐसे सांचे में, आपने देखा है कभी जिस तरीके से केक बनाया जाता है, तो जब केक बनाया जाता है तो उसका एक सांचा होता है, वो केक उतना ही बड़ा बनता है, उतना ही फ्लफी बनता है, उसी तरीके का उसका आकार आता है। तो पूरे ह्यूमन ब्रेन को जो है एक सांचे में ढाल देने की कोशिश है, जो पॉसिबल नहीं है। आप लाख बुलडोजर चला लीजिए, आप लाख लोगों को, आप सिद्दीक कप्पन के साथ क्या करते हैं, आप उमर खालिद के साथ क्या करते हैं, आप सफूरा जरगर के साथ क्या करते हैं, तो ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सब चीजें होंगी, लोग गिरफ्तार होंगे, छूटेंगे, लंबे समय तक जेलों में रहेंगे, बाहर आएंगे। ये तो अपने दौर की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पीछे के लोगों ने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, हमारी आने वाली नस्लें अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगी। तो सबको ये हिस्सा, अपनी लड़ाई का हिस्सा लड़ना पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं। एक आखिरी में सवाल, किसी भी देश की उन्नति के लिए ये ज़रूरी है कि उस देश का राजनीतिक और सामाजिक विकास किया जाए, और रोज़गार की बात की जाए, महंगाई पे बात की जाए, और जो चाहे हंगर इंडेक्स की बात की जाए, लेकिन इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके आज देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इनके ऊपर बातें की जा रही हैं। क्या ये कौन किस कर रहा तरीके है से? बात? सवाल तो ये मुख्य है ना, ये हम अपने लिए छूट नहीं ले सकते। आप कह रहे हो कि महंगाई पर बात नहीं हो रही है, आप कह रहे हो बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, आप कह रहे हो करप्शन पर बात नहीं रही, तो ये तो उपदेशात्मक बात है कि ऐसा नहीं, ऐसा तो मोदी जी बोलते हैं कि भूख मिटनी चाहिए कि नहीं, करप्शन खत्म होना चाहिए कि नहीं, जेल जाना चाहिए कि नहीं, काला धन आना चाहिए कि नहीं। वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? इसी तरीके से हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि एक वाकई वोकल समाज बने, वाकई एक साझा समाज बने, वाकई एक जागरूक समाज और सोशल जस्टिस के साथ एक बड़ा तबका खड़ा हो, तो उसकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। हम कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो नौजवान कहाँ है? क्या वो सड़कों पर है? क्या किसी देश की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि उस देश का 20 करोड़ 25 करोड़ नौजवान सड़कों पर हो और सरकार ऐसे ही चलती रहे? तो जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं। हो सकता है कि वो रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन वो इस ब्रूटल, करप्ट और कम्युनल सिस्टम के बेनिफिशियरी हों। तो ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और ऐसे लोगों को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसी ना किसी को लड़ना पड़ेगा, लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। हमने इतना बड़ा किसान आंदोलन देखा है, हमारे सामने है उसका नतीजा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर 1 साल तक किसान सड़कों पर खड़ा रहा है तो सरकार को झुकना पड़ता है। तो नौजवान भी अगर सड़कों पर उतर आएगा तो सरकार को नौकरी भी देनी पड़ेगी, उसको रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा, सीटों की भर्ती भी करनी पड़ेगी और कॉलेज की फीस भी कम करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है कि उस देश का आधे से ज्यादा नौजवान भी सड़कों पर उतर गया तो उसकी आवाज न सुनी जाए। सर, शैक्षणिक संस्थानों को भी दबाने की कोशिश की जा नहीं रही है नहीं, सर। शैक्षणिक संस्थानों को कौन दबा सकता है? ये तो शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को जो दबाया जा रहा है उनको बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो शैक्षणिक संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विद्यार्थी, प्रोफेसर ये सब छूट नहीं ले सकते कि उनको दबाया जा रहा है। इसीलिए प्रोफेसर जो होते हैं उनको स्वायत्त किया जाता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे छात्रों को तैयार करें जो आगे जाकर लोगों को जागरूक करने, उनके हक व हुकूक के सवाल उठाएं, सोशल जस्टिस की बात करें, नाइंसाफ़ी की बात करें, रोज़गार और भ्रष्टाचार की बात करें। सर, मैंने इसलिए मुद्दा शैक्षणिक का उठाया क्योंकि आपने भी एक प्रोग्राम किया था सर, जिस तरीके से सरकार जो स्कूल हैं, चाहे वो रेलवे के स्कूल्स हों या जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हों, किस तरीके से उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको आप किस तरीके से? नहीं नहीं, ये तो कम होंगे, तो सरकार की पॉलिसी है ना, हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना है। और केवल प्राइवेटाइजेशन इशू नहीं है, सवाल है कि एजुकेशन को अनअफोर्डेबल बनाना है ना। अनअफोर्डेबल क्यों बनाना है इस सरकार को? और इसका सीधा टारगेट ये है कि हमको सस्ता मजदूर चाहिए, हमको गटर साफ करने वाला चाहिए, हमको नाली साफ करने वाला चाहिए, हमको जूठे बर्तन धोने वाला चाहिए, हमको हजाम चाहिए, हमको नाई चाहिए। ये सब सस्ते में चाहिए। क्यों? अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो ये सब ये काम छोड़ देंगे। तो एजुकेशन को इतना अनअफोर्डेबल बना दो कि ये लोग पढ़ने के बारे में सोच भी ना सकें। तो आपको जब सस्ता ड्राइवर मिल रहा है तो दरअसल कोई भी सत्ता जो है ना आसानी से अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो सरकार अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है और सोशल जस्टिस के जो नुमाइंदे हैं और जो उसके बेनिफिशरी हैं, जो उसके टारगेट ग्रुप्स हैं, वो अपने तरीके से इसके खिलाफ एक माहौल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये नवीन सर थे और जिनसे हमने बात की और जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, चाहे वो प्रोफेसर रतनलाल की रिहाई का मामला हो, चाहे देश में चल रहे मौजूदा समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के ऊपर जो तमाम मुद्दे हैं, उन पे भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी और उनका सीधे तौर पे ही कहना है कि हमें सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक न्याय के मूल्यों को साथ में रख कर चलना पड़ेगा और एक दूसरे के कठिनाई में और परेशानी में साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम आज के इस मौजूदा तानाशाही सरकार के जो ये रवैया है, इससे हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।